अस्सलाम वालेकुम। नियो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की सुबह का आगाज़ हो चुका है। खैर सुबह तो तभी हो जाती है जब दिन चढ़ता है, लेकिन खैर हमारी सुबह तब होती है जब प्रोग्राम शुरू होता है। और वैसे रूटीन में हम लोग को आदत तो नहीं होती है इतनी सुबह सुबह उठने की, बहुत से लोगों को आदत नहीं होती है, लेकिन आजकल मौसम इतना अच्छा हो रहा है, सुबह उठें, बाहर देखें, ताज़ा हवा, तो खैर हम उसको खैराबाद कह चुके हुए हैं, लेकिन बहरहाल कोशिश करें कि हल्की सी एक्सरसाइज करें और इस मौसम को एंजॉय करें, क्योंकि ये मौसम सिर्फ कुछ महीने के लिए आता है। कुछ महीने मतलब शायद जनवरी के एंड तक रहेगा, फरवरी में मौसम वैसे ही चेंज होना शुरू हो जाता है, अभी तक तो आया भी नहीं है इतना। बहरहाल इस मौसम को एंजॉय करें, सुबह सुबह से आगाज़ करेंगे तो दिन के अख्ताम तक आपके बहुत से काम भी हो चुके होंगे। तो जनाब आज के टॉपिक्स के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत मज़ेदार टॉपिक हैं आज के प्रोग्राम के। आज हम आपको बताएंगे प्रोग्राम में कि हेयर ट्रांसप्लांट की क्या ज़रूरत होती है, क्या अहमियत है, हमारा हेयर फॉल क्यों इतना ज़्यादा होना शुरू हो गया है, इसकी वजूहात के हवाले से भी हम बात करेंगे और साथ साथ इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हिप्नोटाइज हम अक्सर फिल्मों में देखते थे। खैर पहले ऐसी फिल्में आती थी जिनमें हिप्नोटाइज के हवाले से दिखाते थे कि एक लॉकेट पकड़ा, उसको हिलाया और बस हिप्नोटाइज हो गया अगला बंदा। तो वाकई ऐसे हिप्नोटाइज हो जाते हैं या फिर इसके लिए कुछ और भी करना पड़ता है, और हिप्नोटाइज के नुकसान क्या हैं या फ़ायदे क्या हैं या इससे क्या काम लिया जाता है, इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जनाब हम आपको ये भी बताएंगे कि वैसे तो आम ख्याल यही है कि ख़वातीन को गॉसिप की बीमारी होती है, वैसे ये बीमारी ही है गॉसिप, लेकिन मर्दों में भी ये बदरजा अतम मौजूद है। मर्द भी गॉसिप में किसी से पीछे नहीं होते हैं, वो कैसे, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं सबसे दिलचस्प टॉपिक की जानिब जाना चाहूँगी, जो कि है हिप्नोटाइज के हवाले से। तो मैंने जैसे कि अभी बात की कि हिप्नोटाइज हम पहले फिल्मों में देखते थे कि लॉकेट एक पकड़ा हुआ है, उसको घुमाया और हिप्नोटाइज हो गए और उससे कहा यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और वो बंदा यहाँ वहाँ बस वैसे ही जा रहा है जैसे उसको इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। तो असल में हिप्नोटाइज क्या है, इस वाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट। अच्छा सर, मैंने तो एक थोड़ी सी हिप्नोटाइज के हवाले से डेफिनेशन बता दी है कि हम फिल्मों में ऐसे देखते थे, फिल्मों में ऐसे लेकिन असल में हिप्नोटाइज क्या है? एक्चुअली यहाँ पे इसे हिप्नोटिज्म हम बोलते हैं, जैसे कि आप कह रही हैं बार बार, लेकिन वेस्ट में इसे हिप्नोथेरेपी कहा जाता है। अच्छा। मोस्टली ये थेरेपी के लिए इस्तेमाल होता है, पेन मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, वेमेन में पेन लेस डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इस्तेमाल होता है। बेशुमार डॉक्टर्स इसे, डेंटिस्ट जो हैं, इसे वो पेन रिलीफ के लिए उसे एनेस्थीसिया देने की बजाय इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, इस हद तक भी इस्तेमाल होता है? बिल्कुल, मैं आपको बल्कि एनेस्थीसिया की एक मिसाल अभी दिखा भी दूंगा थोड़ी देर के बाद। एनेस्थीसिया दिए बगैर हम बॉडी को सुन कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा कंसंट्रेशन के मामलात हैं बेशुमार, उन मामलात को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। अभी आप बता रही थी कि मौसम बहुत अच्छा है, सुबह सुबह उठना चाहिए। लोग सुबह उठेंगे, दोपहर को उठे वो हमेशा थकन के शिकार रहते हैं। उनका स्लीप डिसऑर्डर ऐसा हो चुका है कि वो जितनी मर्जी नींद ले लें वो अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करते। जबकि हिप्नोथेरेपी में ऐसी टेक्निक्स हैं कि आप चंद मिनट की जस्ट स्लीप लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने 8 आवर्स की आपने डीप स्लीप ली है, जिसके बाद आप मुकम्मल तौर पर एनर्जाइज हैं और फ्रेश हैं। इसके अलावा इसे फिर इश्तिहारात में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। आपको जो टीवी इश्तिहारात हैं बेसिकली वो हिप्नोसिस बेस्ड होते हैं कि किस तरीके से वो सजेशन जो है वो उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिया जाए। तो वो इश्तिहार चल रहे होते हैं। सुबह जब खातून खाना लिस्ट देती है तो उसमें उन क्रीमों के नाम होते हैं जो इश्तिहारात में आए होते हैं। सही है। तो वो आपके पहले से ही माइंड बना दिया जाता है। वो जो आपके एनालिटिकल फिल्टर्स हैं, आपके माइंड में जो तनकीदी फिल्टर्स हैं जो बताते हैं कि ये चीज दुरुस्त है ये नहीं, हिप्नोसिस उन फिल्टर्स को डाउन कर देता है। आपकी एनालिटिकल फैकल्टी को डाउन कर देता है। उस वक्त आप जो भी बात करते हैं वो उसे हरफ बहरफ मान लेता है। तो जबरदस्त इसके काम है, और हम लोगों को लगता है कि शायद हिप्नोटाइज करना वही है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ ये करो। तो ये एक स्टेज हिप्नोसिस है, मतलब लोगों को दिखाने के लिए स्टेज हिप्नोसिस है कि हिप्नोसिस क्या कर सकता है। अच्छा। लेकिन एक्चुअली ये ह्यूमन माइंड के साथ डील करता है। और आपको पता है कि ह्यूमन माइंड और ह्यूमन ब्रेन ये दो डिफरेंट चीजें हैं, और दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन भी ह्यूमन ब्रेन ही है। बिल्कुल, तो हिप्नोसिस सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन के साथ डील करता है। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। तो डॉक्टर साहब इससे मतलब अभी आपने बताया कि इसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर इसको रूटीन लाइफ की अगर बात करें तो क्या हर शख्स को हिप्नोटाइज किया जा सकता है? जी, हर वो शख्स जिसका IQ लेवल बिलो 70 है वो बच जाता है, क्योंकि वो अब नॉर्मल होता है। हर वो शख्स जो नॉर्मल है, उसका IQ लेवल अबव 70 है, वो समझदार है, वो बाशऊर है, उसे हिप्नोटाइज किया जा सकता है। और आम लोग इसके उलट समझते हैं। वो समझते हैं कि जितना ज़हीन होगा, जितना समझदार होगा, मजबूत जहन का होगा, उसे हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल एक्चुअली इसके वाइस वर्सा है। क्योंकि आप सजेशंस देते हैं, हदायत देते हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं। आप कह रही थी वो पेंडुलम लहराते हैं, उसके सामने बंदा सो जाता है। ये सब एडिशनल टूल्स हैं
इम्प्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए थोड़ी थोड़ी वैल्यू भी ऐड करते हैं। एक्चुअली हिप्नोसिस जो है इट्स डन बाय कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए सामने वाले आदमी का बाशऊर होना, होशो हवास में होना जरूरी है। सही। अच्छा, वैसे जो मैं बात कर रही थी कि हम तो क्योंकि मुझे तो इसके टूल्स का पता नहीं है, तो जैसे मैं बात कर रही थी कि लॉकेट एक पकड़ा हुआ, उसको घुमाया और अगला बंदा हिप्नोटाइज हो गया, क्या वाकई हिप्नोटिज्म में ऐसी स्टेजेस भी हैं कि आप इस तरह लॉकेट को घुमा रहे हैं और उस शख्स को देख रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तुम अब सो रहे हो, तुम अब जा रहे हो? लॉकेट या पेंडुलम, मैंने कहा कि ये एक वैल्यू एडिशन है, इसके जरिए इजाफा हो जाता है चीजों में, लेकिन एक्चुअली ये तमाम चीजें उसके लिए जरूरी नहीं है। अच्छा। उसकी स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं। ऐसी स्टेजेस हैं जिसमें आप ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसी स्टेजेस हैं जिसमें आप पेन मैनेजमेंट करते हैं, ऐसी स्टेजेस है जिसमें आप एज रिग्रेशन, आप आदमी को उसकी पास्ट जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, 7 जनरेशन पे आप उसे ले जाते हैं कि तुम्हारे दादे के दादा के दादा के ज़माने में क्या था। आपके अंदर एक जेनेटिक मेमोरी है, उस जेनेटिक मेमोरी में वो तमाम चीज़ें स्टोर होती हैं। तो आप थ्रू हिप्नोसिस उसकी जेनेटिक मेमोरी तक एक्सेस हासिल करते हैं। कोई खौफ या कोई फियर है, उसे रिफ्रेम कर देते हैं, उस खौफ को, उस फियर को खत्म कर देते हैं, बुरी आदत का खात्मा कर सकते हैं। आप जो बात कह रहे हैं खौफ को या फियर को या किसी चीज का, अगर उस शख्स के अंदर ऐसा जैसे फोबिया है, उस फोबिया को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्या इसमें कोई ट्रीटमेंट साथ मेडिसिन वगैरह भी होती हैं? इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, हिप्नोटाइज के जरिए ही उसका ये खौफ सजेशंस के जरिए, अल्फाज के जरिए। देखिए, अगर कोई खौफ उसके अंदर बैठा है तो वो किसी वजह से बैठा है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है छोटा, उसके ना हाथ के ऊपर एक मकड़ी चल रही है, वो मकड़ी को एंजॉय कर रहा है, मकड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, वो टिंगलिंग सेंसेशन है, वो बड़ा से एंजॉय कर रहा है उस चीज को। यकदम उसकी माँ देखती है उसे, वो चीख मार दिया, ये क्या हुआ, और झपट्टा मार के उठा के परे फेंक देती है। ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, बच्चा तो एंजॉय कर रहा था। माँ ने जो रिएक्शन दिया, उसने उसे बताया कि ये एंजॉय करने वाली चीज नहीं है, ये डरने वाली चीज है। अब सारी जिंदगी के लिए उसके अंदर एक चीज सेट हो गई कि इससे डरा जाएगा। बिल्कुल। इससे कोई दवाई तो ठीक नहीं कर सकती ना। उसके जरिए मुझे उसके पास्ट में जाना होगा, उसे हिप्नोटाइज करके उसके माइंड के उस लेवल पर जाना होगा जहां पर ये सजेशन दिया गया था, और उस सजेशन को रिफ्रेम करना होगा कि डरने की बात, मतलब उसकी वो सोच को बदलना होगा। यस, उस वक्त जो उसके ख्याल, जो बिलीफ बैठ गया था, मुझे उस बिलीफ को चेंज करना होगा। मेरा ख्याल है अब हम वो जो हिप्नोटाइज करने का एक आपने प्रोसीजर भी कहा था वो करके दिखाएंगे, वो उसकी तरफ जाते हैं क्योंकि ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक से पहले हम स्टार्ट कर लें तो बेहतर बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ये चंद मिनट लेता है, 5-7 मिनट लेता है, तो थोड़ा बोरिंग होता है। अच्छा, जाहिर है कि वो आप उससे बात कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, तो बाकी लोगों के लिए वो चीजें समझ नहीं आने वाली होती। तो जब तक मैं उसे हिप्नोटाइज करता हूं, आप लोग अपनी ब्रेक जारी रखिए। बिल्कुल, अभी ब्रेक में जाएंगे, पहले उनको बुला लेते हैं। जी बिल्कुल, मुजीब साहब हैं ये। तो आज हम अपने प्रोग्राम में आपको लाइव दिखाएंगे कि हिप्नोटाइज कैसे किया जाता है और हिप्नोटाइज का असर क्या होता है या इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले भी आपने इनको हिप्नोटाइज किया है कभी? जी, मैंने सुबह टेस्ट किया है इनका पहले। अच्छा। क्योंकि हिप्नोसिस के जिससे आप हेयर कलर यूज करती हैं ना, आपने भी हेयर ट्रांसप्लांट की भी बात कर रही थी। तो जब आप हेयर कलर यूज करती हैं तो हेयर कलर के ऊपर लिखा होता है कि थोड़ा सा अपनी ना बगल में, एल्बो में लगा के देखें कोई रिएक्शन तो नहीं कर रहा। ऐसे ही है, ऐसे ही। इसी तरीके से हिप्नोसिस के कुछ टेस्ट होते हैं। वो पहले आपको टेस्ट करना पड़ता है कि इस आदमी के लिए कौन सा तरीकेकार बेहतर, डिफरेंट मेथड्स हैं। फिर आप उसकी साइकोलॉजी के मुताबिक वो तरीका इख्तियार करते हैं जिससे आसानी के साथ उस अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में चला जाए। अच्छा, चलें फिर स्टार्ट करें आप। जी, रिलैक्स होकर आप टांगों को अनक्रॉस कर लें, टेक लगा लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दिए। अपना तमाम बॉडी वेट सोफे के ऊपर, अपने बैक जो है रेस्ट के साथ लगा लीजिए पीछे। गर्दन के मसल्स को, शोल्डर्स के मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब अपने पेशेंट से बात कर रहे हैं और मैं खुद चंद गहरी सांसें लीजिए। मैं सोच रही हूं कहीं मैं ही हिप्नोटाइज ना हो जाऊं। चंद गहरी सांसें लीजिए। अभी मैं 57 काउंटडाउन करूंगा। हर काउंटडाउन के साथ आपके तसव्वुर करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, आपका जिस्म ढीला होता चला जा रहा है और आप पर नींद की एक कैफियत तारी होती चली जा रही है। 50, 49, 48, 47, 46, 45. Going deeper and deeper. Feel yourself relax. 44, 43, 42, 41, 40. You're going deep and deep. अभी मैं हाथ को आपके हाथ लगाऊंगा, टच करूंगा, मेरा लम्स आपको पहले से ज़्यादा रिलैक्स करेगा और जब मैं आपके हाथ को छोड़ूंगा तो ये आपकी टांग पर टच करेगा और आप ज़्यादा गहरी नींद की कैफियत हो जाएगी। रिलैक्स। 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. More relax, more relax.
अभी मैं आपकी गर्दन को टच करूंगा। मेरा टच आपको पहले से ज़्यादा पुरसुकून कैफियत में लेकर जाएगा, नींद की कैफियत तारी होती जाएगी। 29, 28, 27, 26, 25. Feel yourself relax and comfortable. 25, 24, 23, 22, 21, 20. ज़हन को हर तरह की सोचों से आज़ाद कर दीजिए। The more you concentrate on my voice, the more you go deeper. 19, 18, 17, 16, 15. जैसे आपके हाथ को लगाऊंगा, हाथ अपना आप और गहरी नींद में चले जाएंगे। 14, 13, 12, 11, 10, 9, going deeper and deeper, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And now you are at a deep state of relaxation. अब मैं 1 से 10 तक गिनती गिनूंगा। जब मैं 10 पर पहुंचूंगा तो आप अपनी आंखें खोल लेंगे। आपका बॉडी टेम्परेचर, आपकी पल्स रेट, आपकी हार्ट बीट सब कुछ नॉर्मल होगा। 1, 2, 3, your senses are coming back. 4, 5, 6, heartbeat, pulse rate, everything going normal. 7, 8, going to open your eyes. 9, 10, open your eyes, feel relaxed, feel comfortable. आंखें खोलिए। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है। हो गया? That's it. वाह, आपके सामने वो सो गया, वो जाग गया। मुजीब, आपसे मैं बात करना चाह रही हूँ, लेकिन अभी एक ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक से वापस आएंगे, मुजीब की कैफियत भी जानेंगे कि उन्हें हिप्नोटिज्म में कैसा फील हुआ और अभी वो कैसा फील कर रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि हिप्नोटिज्म क्या है और कैसे किसी को हिप्नोटाइज किया जा सकता है। डॉक्टर आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुजीब, जिनको उन्होंने हिप्नोटाइज किया था, उनसे पहले जानते हैं कि उनकी कैफियत क्या है। मुजीब, क्या फील किया आपने जब आप हिप्नोटाइज थे? कुछ फीलिंग्स आ रही थी, कुछ सोच आ रही थी जहन में जब आप हिप्नोटाइज थे? वैसे नॉर्मली जब एक इंसान सोता है तो बहुत सारी सोचें एक माइंड में होती है और वो सोचों में गुम होकर इंसान सोता है। ऐसा ही है। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने ये प्रोसेस शुरू किया तो बिल्कुल माइंड ऐसा था जैसे ना तो इससे पहले कुछ था ना इसके बाद कुछ है। अच्छा। यानी बिल्कुल एक ब्लैंक सी सिचुएशन थी, कुछ आगे नहीं था। एक ऐसा था जैसे एक स्मूथ सा एक रास्ता है मेरे आगे और बिल्कुल ब्लैंक। मतलब कोई सोच नहीं आई आपको, कोई ख्याल नहीं आया आपको कि आज दिन में ये हुआ या दिन में ये होगा या कल ये हुआ था? इवन कि मुझे उस टाइम ये भी नहीं याद था कि मैं इस टाइम एक शो में बैठा हूँ, इस टाइम सेट पे हूँ। हाँ, मैं देख रही थी मुजीब की बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होते होते ऐसे जैसे बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि आप जैसे नींद में, गहरी नींद में चले गए हैं। तो अब उसके बाद क्या फीलिंग आई है जब, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला कि अब आप ऐसे उठेंगे जैसे आप बहुत एनर्जेटिक हैं, आपकी नींद पूरी हो चुकी है जैसे 8-10 घंटे की होती है, तो उसके बाद क्या फीलिंग है? बिल्कुल ऐसे ही है, इंसान जब काम करता है तो थक जाता है और कुछ ना कुछ वो फीलिंग होती है। लेकिन जब ये प्रोसेस हुआ तो उसके बाद ऐसे ही लग रहा है जैसे इंसान सो के उठता है और बिल्कुल रिलैक्स मूड में होता है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि सो के भी उठा तो एक नींद सी छाई हुई होती है इंसान की आंखों पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि इंसान बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब हम सबको एक बार हिप्नोटाइज लाजमी होना चाहिए रोजाना में। अच्छा, ये भी मैं दिखा दूं, ये नीडल्स थी जो कि मुजीब को डॉक्टर साहब ने लगाई थी। मैंने आपको एनेस्थीसिया की बात, एनेस्थीसिया आप देखें कि हमने इन्हें कोई दवाई नहीं दी थी, मगर इनकी बॉडी इस तरीके से सुन हो चुकी थी कि जैसे एनेस्थीसिया दिया हुआ है। जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स में, नाजुक पार्ट्स में, वही डॉक्टर साहब ने देखिए, आप देख सकते हैं ये नीडल्स डॉक्टर साहब ने लगाई थी और तकरीबन 1 इंच से लंबी ये नीडल है, लेकिन बिल्कुल मेरा ख्याल है मुझे कोई दर्द फील नहीं हुआ, कोई फीलिंग्स नहीं आई नीडल्स के लगने से या करने से। मैं बताऊं कि मुझे कतई कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे मुझे कितनी नीडल्स लगी हैं। मुझे सब वो हाथ वाला ही पता चला। वो हाथ में जरा हाथ में ब्लड है इसलिए, लेकिन आपको 4-5 लगी हैं। अच्छा, स्टेरिलाइज्ड नीडल्स हैं ये जो कि डॉक्टर साहब ने मुजीब को लगाई थी, मतलब बिल्कुल पैकिंग से, ये मेरे सामने पैकेट भी इसका पड़ा हुआ है, पैकिंग से निकाल के, और हम ये नहीं कह सकते कि शायद ये नीडल किसी और को लगी होंगी फिर डॉक्टर साहब ने यहाँ पे लगा दी, या पहले से लगाई थी अब दोबारा से लगा दी। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए ये चीज़ें कितनी ज़रूरी होती हैं?
ये चीज़ है कि उसके प्रोसेस का हिस्सा नहीं है कि डेमोन्स्ट्रेशन का हिस्सा है। अच्छा। अब ये आदमी कितना सुन हो चुका है, कितना पैरालाइज हो चुका है, कितना डीप स्टेट में जा चुका है, ऑडियंस को इसका अंदाजा नहीं होगा, मुझे होगा। लेकिन आज दिखाना चूंकि मकसूद था, तो ये दिखाने के लिए नीडल्स का इस्तेमाल किया गया। इस तरह की कई और डेमोन्स्ट्रेशन होती हैं, इन्हें चुटकियां काटी जाती हैं, इन्हें बाज़-औक़ात कोई ज़रब लगाई जाती है, इन्हें पता नहीं चलता। वो मुख्तलिफ डेमोन्स्ट्रेशन होती हैं, वो सिर्फ ये दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। हिप्नोटाइज करने के लिए, हिप्नोसिस के लिए, हिप्नोथेरेपी के लिए इनकी ज़रूरत नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे लोगों का आम ख्याल ये होता है, वो हिप्नोटाइज के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए डरते हैं कि उनको ये लगता है कि शायद डॉक्टर हमें हिप्नोटाइज करके हमारे अंदर की जो राज की बातें हैं वो सारी पता कर लेंगे। मतलब मोबाइल का पासवर्ड ना पता लग जाए इसे। मोबाइल का पासवर्ड भी राज की बात होती है वैसे, लेकिन वो पिछली लाइफ के हवाले से वो सोचते हैं कि शायद डॉक्टर साहब हमसे ये भी पूछ लेंगे, वो भी पता चल जाएगा उनको हमारी पर्सनल लाइफ में क्या क्या होता रहा है। क्या वाकई हिप्नोटाइज के जरिए सब कुछ पूछा जा सकता है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इसी बहाने, आपके शो के बहाने मैं बताना चाहता हूँ साथ कि हिप्नोसिस के डिफरेंट लेवल हैं। आम आदमी के लिए समझ लें कि इसके 6th डेप्थ लेवल है। अच्छा। काफी ज्यादा है, पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो थेरेपी का काम है वो सारे का सारा लेवल 1 और लेवल 2 में हो जाता है। लेवल 1 और लेवल 2 में आपका अपने ऊपर कंट्रोल होता है। सही। वो आपको कह रहे हैं, मैंने कह रहा था कि आंखें बंद करें, अब ये सोचें, ये कह रहे हैं मैं नहीं आंखें बंद करता। हाँ, अच्छा, इनका कंट्रोल है, इनका कंट्रोल है, माइंड पे कंट्रोल है ना। लेवल 1 और लेवल 2 तक आपसे हिप्नोथेरेपिस्ट जो बात कर रहा है आप उसे समझ रहे हैं, आप अपना इख्तियार रखते हैं कि आप उसकी बात माने या उसे छोड़ दें। बिल्कुल, फर्स्ट 2 लेवल्स तक। लेकिन जहां पर फिर प्रोफेशनल एथिक्स खत्म हो जाएं, उनकी पर्सनल गेम्स शुरू हो जाएं, फिर हिप्नोटिस्ट आपको 3rd 4th लेवल पर ले जा सकता है, जहां पर वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या और बेशुमार मालूमात में आपको फोर्स कर सकता है। इसीलिए सजेस्ट ये किया जाता है कि अगर आप किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाएं तो साथ किसी को लेके जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, हिप्नोथेरेपिस्ट जो है ये वही काम कर सकता है जो कि एक साइकियाट्रिस्ट करता है, कि साइकियाट्रिस्ट जो है वो मरीज से उसकी बातें सुनने की कोशिश करता है, उसका असल जो पॉइंट है उसको पकड़ने की कोशिश करता है? हमें इसकी जरूरत नहीं है इसमें। अच्छा। इसकी कतन ये फर्क है इसमें, आम जो साइकोलॉजी है उसमें और हिप्नोसिस में या हिप्नोथेरेपी में स्पीड का कोई 10 टाइम्स का फर्क है। हिप्नोसिस में आपको उसकी रूट काज जानने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। कि ये खौफ किस वजह से पैदा हुआ, उसने कहा कि ये खौफ है, आप उस डायरेक्ट खौफ की जगह पर जाते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ आपको। इस कमरे में बेशुमार बटन्स लगे हुए हैं, लाइट का बटन, कैमरे का बटन, माइक का बटन वगैरह वगैरह। इसी तरह आपके दिमाग में बेशुमार बटन है। मोहब्बत का बटन है, नफरत का बटन है, बाइंग का बटन है, सेलिंग का बटन है, रिकॉल का बटन है, डिलीट का बटन है। आपको नहीं पता। अच्छा। हिप्नोटिस्ट को पता है। वो क्या करता है कि आपके खाने में जो इन्फॉर्मेशन रखी उसे चेंज कर देता है। वो खौफ वाले खाने से उस इन्फॉर्मेशन को निकाल के दूसरी कैबिनेट में रख देता है जहां एक्साइटमेंट होती है। अच्छा, वो इतना सा काम करता है। जबकि साइकोलॉजिस्ट को बेशुमार बातें करके, गुफ्तगू करके पहले वजह ढूंढनी पड़ती है, उसके असरात ढूंढने पड़ते हैं, फिर कई फॉलोअप्स देने पड़ते हैं। यही वजह है कि जो अपनी कन्वेंशनल साइकोलॉजी है, इसमें जो केस आप 20 प्रोसेस में या 20 सेशंस के बाद हल करते हैं, हिप्नोसिस में वो 1, 2 या 3 सेशन में हल हो जाता है। अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि हमें ब्रेक पे भी जाना है, मैं शायद मैं आपसे पूछ के जाऊं कि हिप्नोटाइज के जरिए, हिप्नोटिज्म के जरिए क्या आप लोगों की फीलिंग्स को ज्यादा या कम भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि मोहब्बत का खाना है, नफरत का खाना है, एहतराम का खाना है, डिसरिस्पेक्ट का खाना है, तो आप उन फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं, उन फीलिंग्स की शिद्दत को, इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। किसी एक चीज से आपकी मोहब्बत ज्यादा है, इसे दूसरी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, 1 मिनट में हो जाएगी पूरी, मुझे ब्रेक मतलब अगर किसी का टूटा हुआ दिल है तो हम उसके दिल से वो मोहब्बत खत्म कर सकते हैं हिप्नोटाइज के जरिए? अगर वो खुद चाहता है तो वो खुद ही कर सकता है। हम क्या करते हैं, जब मोहब्बत होती है, दिल टूटा हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, मुसलसल जेब से फोन निकालते हैं। मेरी जेब में इसका फोन नहीं है, निकाल के देखते हैं, अच्छा इसने मुझे धोखा दिया है, ऐसा ना होता। हम अपने आप को ऑटो सजेशन, सेल्फ सजेशंस दे रहे होते हैं कि मैं इसे नहीं भूल सकता। हम खुद से कह रिमाइंडर दे रहे होते हैं। हम खुद से कह रहे होते हैं कि मैं इसके बगैर नहीं जी सकता, मैं इसके बगैर नहीं जी सकता, दिमाग के तो बिल्कुल नहीं जी सकते। ऐसे ही है। तो हम खुद अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, अपने आप को फंसा रहे होते हैं। तो अगर हम चाहें तो अपने आप को इस कैफियत से निकाल। वैसे मेरा ख्याल है कि जिन लोगों का दिल टूटा है, वो अगर इस मोहब्बत से खुद को कतई ताल्लुक करना चाहते हैं तो वो एक बार हिप्नोटाइज जरूर हो जाएं, ताकि डॉक्टर को बता दें मेरे दिल से इस मोहब्बत का खाना खत्म कर दें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में तशरीफ है। मुजीब आपका भी बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होते यहाँ पे तो शायद किसी और पे हम डेमो करते। आहिस्ता मैं भी वो फील करी थी, रिलैक्स होना शुरू हो गई थी मैं भी, लेकिन बहरहाल मैंने खुद को, अपने माइंड को ये रिमाइंड किया कि नहीं मैं होस्ट हूँ, मुझे यहाँ बैठना है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब, हमारे आजकल कई सेहत के हवाले से मसाइल ऐसे हैं जिनके लिए हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। कुछ के बारे में तो हम सोचते हैं चलो खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन बालों का मसला ऐसा है कि उसके लिए आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। जितने मर्जी अच्छे शैम्पू यूज़ कर लें, जितने मर्जी अच्छे कंडीशनर आप इस्तेमाल कर लें या हेयर मास्क लगा लें, कुछ बालों के ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको हेयर एक्सपर्ट के पास जाना लाजमी होता है। तो मैं बात करने जा रही हूँ कि आजकल हमारे बालों के मसाइल इतने ज़्यादा क्यों हो गए हैं, और उन मसाइल में सबसे बड़ा मसला जो है हेयर फॉल का। बहुत से लोग हैं हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जिनको हेयर फॉल का मसला है। अब लड़के अगर कहा जाए कि मिडिल एज तो दूर की बात है, बहुत यंग एज में ही उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है तो गलत नहीं होगा। यानी 20 के बाद से अक्सर लड़कों का हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, और लड़कियों में ये मसाइल और भी ज़्यादा हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर नासिर राशिद हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर। जो मैं बात कर रही थी कि अब हमारे यंगस्टर्स जो हैं उनमें बालों का सबसे ज़्यादा मसला है, ये किस हद तक सच है? बहुत ज़्यादा, बल्कि यंगस्टर्स को आप टीन एज में कह लें। पहले यंगस्टर्स होते थे मिडिल 20s में, मिड 20s, अर्ली 20s, लेकिन अब तो टीन एज में भी हेयर लॉस आ रहा है। मेल्स और फीमेल्स का हेयर लॉस फ़र्क होता है, जिस तरह कई दफ़ा पहले भी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि फीमेल हेयर लॉस बहुत हद तक ट्रीटेबल है, क्योरेबल है, बट मेल्स का हेयर लॉस बहुत डिफरेंट एक उसका कॉज है जो जेनेटिक आपकी फैमिली में है। तो फीमेल हेयर लॉस को तो अगर अर्ली स्टेज के ऊपर आप डायग्नोज कर लें और उसका आप मेडिकल ट्रीटमेंट सीख करके स्टार्ट कर दें इलाज, तो अप टू 90% तक रिकवर भी हो जाता है। अच्छा। गिरने भी रुक जाते हैं, अनलेस के कोई जिस तरह हम होता है बालचर या कोई स्कारिंग एलोपेशिया जिसे हम स्किन डिजीज कहते हैं, जिसमें स्किन बिल्कुल स्कार बन जाती है। उसके अलावा 90% फीमेल्स में हेयर लॉस जो है वो ट्रीटेबल है, अगर टाइमली और फैशन में उसको आप मेडिकली उसको अच्छा, मर्दों में ज्यादा क्या वजह होती है कि जेनेटिक्स का वो एक जेनेटिकल जो हम कहते हैं वो इशू होता है, या फिर जो आजकल हेयर स्टाइलिंग बहुत ज्यादा हो गई है, हाँ, उसकी वजह से असल में मेल हेयर लॉस जो है 90% तो उसको हम कहते हैं मेल पैटर्न एलोपेशिया, जो कि जिसका दूसरा नाम है जेनेटिक बॉल्डनेस। कि अगर आपके दादा और नाना की फैमिली में कोई मेल किसी वक्त भी कोई बॉल्डनेस के सिम्टम्स रहे हैं तो आप बहुत हाई रिस्क हैं। ठीक है, ऑल्दो के जीन्स स्किप भी कर जाती हैं जनरेशंस को, लेकिन 95% से 100% चांसेस हैं कि अगर आपके दादा नानी की फैमिली में कोई है तो मेल इफेक्ट हो सकता है। अच्छा, इसको हम बीमारी कह सकते हैं? हाँ, ये जेनेटिक डिजीज है। जिस तरह आप डायबिटीज है किसी की फैमिली में है तो उसको एक सर्टेन एज पे डायबिटीज होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जो यंग एज की आपने पहले बात की वो ये है कि सारी चीजें आप जेनेटिक्स के ऊपर नहीं डाल सकते। अच्छा, जेनेटिक्स आपको एक किसी डिजीज या किसी कंडीशन की तरफ हाई रिस्क कर देता है, बट जीन कब अपना काम शुरू करेगी या जीन ने किस वक्त ऑन होना है वो आपके अपने कंट्रोल में है। तो ये एक नई बिल्कुल मेडिकल की फील्ड है जिसको एपीजेनेटिक्स कहते हैं। तो अच्छा लाइफस्टाइल, प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन, इससे आप अपनी जीन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, और ऑल्दो कि अगर आपके अंदर जीन आ गई है किसी बीमारी की, चाहे वो डायबिटीज है या हेयर लॉस है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट डिजीज है, इवन कैंसर की भी जीन्स हैं, लेकिन अब न्यू रिसर्च ने ये कहा है कि आप अपने मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल एंड डाइट एंड न्यूट्रिशन से आप ये जरूर डिफाइन कर सकते हैं कि वो जीन कितना अरसा इनएक्टिव रहेगी, कब उसने एक्सप्रेशन करना है। तो हमारा जो प्रॉब्लम अब हो गया है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट, मेल नरिशमेंट, आपकी न्यूट्रिशन पुअर है, तो उससे जो जीन्स हैं जो पहले लेट एज में 60s में 70s में जाके अपना एक्सप्रेशन देती थी, वो अब एज अर्ली एज 20s, अर्ली 20s, 25 में वो आ गया। तो अब वो सिर्फ बाल तो एक बहुत छोटी सी चीज है, बाल और स्किन तो बेसिकली आपकी बॉडी की हेल्थ का एक किस्म का मीटर है, एक किस्म का, ठीक है, आईना जिसको बोलते हैं, आईना है। तो ये तो सबसे लास्ट स्टेज पे, यानी कि बॉडी जब बिल्कुल स्टार्व कर रही होती है किसी चीज को, तो उस वक्त आपकी स्किन और बालों पे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपकी स्किन और हेयर की हेल्थ अच्छी नहीं है, दैट मींस आपके अंदर बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जो कि अनडायग्नोज्ड। साहब, आपने बोला डाइट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अब किसी को पता है हमारी फैमिली में ये इशू है हेयर फॉल का, वो उनको ये भी पता है कि किस एज में स्टार्ट होता है, तो किस तरह उस एज से पहले या उस एज तक पहुंच गए हैं अगर, तो किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? देखें, इसमें मेल्स के लिए तो जो जेनेटिक बॉल्डनेस 90% है, उसमें तो कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स ऐसे आ गए हैं जो अगर आप टाइमली शुरू कर लें तो आप अपने बालों को एटलीस्ट कंटेन कर सकते हैं। रीगेन नहीं कर सकते, लेकिन गिरना जरूर रोक सकते हैं, इवन आपकी फैमिली में भी हिस्ट्री है अगर।
और फीमेल्स में तो बहुत आसान है। फीमेल्स में अगर आपका डायग्नोसिस जल्दी हो जाए तो बहुत जल्दी आप हेयर लॉस को रोक भी सकते हैं और रिकवरी भी है। मेल्स में तो रिकवरी इतनी नहीं होती, बट फीमेल्स में रिकवरी है। अगर अच्छा, हालांकि वैसे कहते हैं मेल में बाकी चीजों की रिकवरी ज्यादा होती है, फीमेल में कम होती है, लेकिन ये वाही चीज है मेरा ख्याल वो इसलिए कि फीमेल्स में जेनेटिक एलिमेंट नहीं है, अगर है भी तो बहुत कम है। आप देखें कि फीमेल्स में मदर्स या खाला या उनमें आपके हेयर लॉस उस तरह से नहीं होगा, बाल हल्के हो जाएंगे, आपकी लेंथ कम हो जाएगी, या जिस तरह आपकी चोटी की विड्थ है उसका जो एक हेयर मास है वो कम हो जाएगा, बट बॉल्ड आपने बहुत कम देखा होगा फीमेल्स में बॉल्डनेस ना हो। तो उस केस में मोस्टली फीमेल्स में जो इशू है पाकिस्तान में वो है फेरेटिन की डेफिशिएंसी, और जो कि अनडायग्नोज्ड है। और इवन बहुत सारे डॉक्टर्स भी वो टेस्ट नहीं करवाते, फीमेल्स का ट्रीटमेंट शुरू कर दें, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि पीआरपी कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल। अब फीमेल्स में डायरेक्ट पीआरपी इज नॉट रिकमेंडेड जब तक कि आप डायग्नोज ना करें कि वो आपके पास आई हैं तो उनके बाल गिर रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई वजह होगी, क्योंकि वो जेनेटिक नहीं है उनका। तो आजकल एक कमर्शियलिज्म बहुत आ गया है आपके एस्थेटिक फील्ड में, हर बंदा नॉन डॉक्टर्स भी हैं इसके अंदर, और डिफरेंट फील्ड्स के डॉक्टर्स हैं, उनकी स्पेशलिटी, कोई साइकेट्रिस्ट है, कोई कुछ और, वो एस्थेटिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक कॉम्पिटेंट क्लिनिकल फिजिशियन के पास जाएं, वो चाहे डर्मेटोलॉजिस्ट हो, चाहे हेयर ट्रांसप्लांट का हो या एस्थेटिक का हो, बट एटलीस्ट फिजिशियन हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मासूद आपकी मैं बात काट रही हूँ, यहाँ पे एक सवाल आपकी बात से मेरे जहन में आया कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट और जो हेयर एक्सपर्ट है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखें, डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो सिर्फ स्किन कंडीशंस के लिए, और डर्मेटोलॉजिस्ट में भी अब दो आ गए हैं, एक क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट है और एक एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट है। एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट आपने देखा है पिछले 5-10 साल में एकदम ग्रो किए हैं। तो एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी नाम तो आ गया, अब नेसेसरी वो नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसने डर्मेटोलॉजी प्रॉपर पढ़ी हो। मेरा ख्याल है जिसके साथ ये एस्थेटिक का वर्ड लग गया ना, उन्होंने बहुत तेजी से ग्रो किया है पिछले कुछ सालों में। बहुत टिपिकल से प्रोसीजर्स हैं, बोटॉक्स फिलर, लेजर हेयर रिमूवल, पीआरपी, जो कि आप बहुत जल्दी अननेचुरल कहना चाहिए। हाँ जी। और क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट जो है, क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट एक स्पेशलाइजेशन है प्रॉपर, तो स्किन की डिजीजेज और जो है उनको प्रॉपर तो क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट समझता है, और क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट अगर एस्थेटिक में आया है तो डेफिनेटली वो ज्यादा कॉम्पिटेंट होगा, बिल्कुल बिल्कुल, बजाय इसके कि कोई 4 दिन की वर्कशॉप करके, या इवन यूट्यूब पे लोग देख के शुरू हो जाते हैं बोटॉक्स लगाना। तो इसी तरह हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल फील्ड है, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है, इसकी अपनी स्पेशलाइजेशन है हेयर ट्रांसप्लांट की। इवन कोई प्लास्टिक सर्जन है या डर्मेटोलॉजिस्ट है, उसको हेयर ट्रांसप्लांट में ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन करना जरूरी है, वो डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। इसमें अमेरिकन बोर्ड है, ABHRS, अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है। मतलब इसका सर्टिफिकेट लेना लाजमी है? बिल्कुल बिल्कुल। हम जिस तरह लास्ट 2 ईयर से हमारी एक सोसाइटी है पाकिस्तान में, जो जितने भी क्वालिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स हैं, मैं उसका प्रेसिडेंट रहा हूं पिछले साल। अच्छा। तो उसमें हमने कैंपेन चलाई थी कि लोग भी अपना रिस्पांसिबिलिटी पेशेंट के ऊपर भी होती है, जैसा कंज्यूमर पे भी रिस्पांसिबिलिटी के वो ये आपकी अपीयरेंस को इफेक्ट कर रहा है, और अपीयरेंस आपकी पर्सनैलिटी में, स्पेशली मेल पर्सनैलिटी में, तो बाल सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो होमवर्क नहीं करते लोग, कोई एड देखा फेसबुक पे, देखा इंस्टा पे, देखा जाके ये नहीं देखा डॉक्टर कौन है। आजकल तो मतलब एक किस्म का आप कह लें कि सोशल मीडिया ने झूठ और सच का फर्क बहुत कम कर दिया है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सोशल मीडिया ने वो चीजें हमारे जहनों में डालती हैं जो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। और उसके अंदर जिस झूठ ज्यादा प्रोपेगेट होता है बल्कि सच से, ऐसा ही है। तो इसमें ये जरूर है कि सोशल मीडिया को अगर आप देखें, कोई प्रमोशन देखें किसी की, तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करें कि जो भी मेल डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, एस्थेटिक्स है, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, उसने कोई ट्रेनिंग की हुई है, जो प्रोसीजर वो कर रहा है सही, उसका कोई क्वालिफिकेशन है, कोई उसने उसके अंदर सर्टिफिकेशन की है। क्योंकि अब ये आ गई है सुपर स्पेशलिटीज, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर है और उसको ये प्रोसीजर आता हो सही तरह, कोई भी प्रोसीजर, जरूरी नहीं है डर्मेटोलॉजिस्ट है, जरूरी नहीं है प्लास्टिक सर्जन है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट या और बहुत सारे स्पेशल प्रोसीजर्स हैं जिनकी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशंस अलग हैं। तो वो चाहे डर्मेटोलॉजिस्ट है, चाहे प्लास्टिक सर्जन है, चाहे वो सिंपल MBBS डॉक्टर है, जो भी प्रोसीजर वो कर रहा है, आप ये जरूर चेक करें कि वो उसमें क्वालिफाइड है, उसके अंदर उसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, और कोई इंटरनेशनल जिसकी ऑथेंटिसिटी हो ऐसी बॉडी से उसने सर्टिफिकेट लिया है, वहां का एग्जाम दिया है कि जिस अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है, इसका रिटन एग्जाम होता है, इसका ओरल एग्जाम होता है, इसके वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स मांगते हैं, फिर जाके वो सर्टिफिकेशन देते हैं। बिल्कुल। तो हर चीज में पेशेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है कि वो होमवर्क जरूर करे और क्वेश्चंस आस्क करे अपने जिसको कंसिडर कर रहे हैं डॉक्टर से कि हाँ, और उसके बारे में रिसर्च करें। आजकल गूगल पे आप बड़े आराम से रिसर्च कर सकते हैं डॉक्टर्स के बारे में, और सोशल मीडिया की हाइप और सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट और एंडोर्समेंट्स वो
ऑथेंटिक नहीं है। आप किसी को देख के आपको पता है कि एजेंसीज हैं, आप अपने लाइक्स बढ़ा सकते हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। अब तो ये 2 नंबरी बहुत आ गई। ब्लॉगिंग करके आप अपने बारे में पॉजिटिव कमेंट्स करा सकते हैं, जो कि एनीवन कैन मैनिपुलेट। बिल्कुल बिल्कुल सही। मतलब हम तो बहुत कम स्केल पे, आप देखें अमेरिका में क्या हुआ, ट्रम्प की कैंपेन, वो पूरी कंपनी को उन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया, कैम्ब्रिज एनालिटिका को, कि उन्होंने पूरी वोटर्स के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर लिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे। तो कंज्यूमर के लिए जो मतलब हम कोई भी क्वालिफाइड, नॉट ओनली मी, कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर जो है जो एथिकल प्रैक्टिस कर रहा है, वो ये जरूर कहेगा कि कंज्यूमर शुड डू होमवर्क, और जो प्रोसीजर वो कराने जा रहा है सिर्फ इन्हें देखे कि डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, वो देखे कि वो अच्छा, लोग अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर पे डाल देते हैं कि अच्छा डॉक्टर को सब पता होगा, डॉक्टर को पता है हमारे इस मसले का वजह क्या है, इसका हल क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो बस ठीक है हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो सब असल में ये हमारा कल्चर बन गया। आप देखें, ये हम ये नहीं कह रहे कि मासेस हैं या लोगों की एजुकेशन लेवल या आईक्यू लेवल कम है। आप देखें साजिद हसन के साथ क्या हुआ था, ही इज सच अ बिग सेलिब्रिटी, यहाँ पे कितना बड़ा वो एक जख्म बन गया था। पहले होमवर्क नहीं किया कि कहाँ जा रहे हैं, किस क्लिनिक पे जा रहे हैं, डॉक्टर कौन है। वो देख के मैं खुद, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, जो उनका जख्म था, जो उनका यहाँ पे एक और फिर उन्होंने रिलीज की अपनी वीडियो। तो ये हमारे लिए एक लेसन है कि ये लेसन्स बिल्कुल। हाँ, और ये ऑल्दो के लाइफ थ्रेटनिंग चीजें नहीं है, कॉस्मेटिक्स है, एस्थेटिक्स है, लेजर है, बोटॉक्स फिलर, हेयर ट्रांसप्लांट, ये बड़ी माइनर प्रोसीजर्स हैं और ऐसा आपकी लाइफ को थ्रेटन नहीं करते। लेकिन अगर किसी क्वैक या अनक्वालिफाइड या सेमी ट्रेन्ड या अनट्रेन्ड बंदे के पास जाएंगे तो ये आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब इस चीज़ के लिए, अब आपने कुछ देर पहले कहा कि जो टेस्ट है वो किए जाते हैं, एक तो अगर हेयर फॉल का मसला आ रहा है तो उसके लिए टेस्ट कौन से होते हैं, और सबसे स्टार्टिंग जो इसके लिए ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है? जी, उसमें फीमेल्स को तो जब भी हेयर लॉस एक टाइम से ज़्यादा हो, 1-2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और बाल गिरने कम नहीं हो रहे, तो सबसे पहले जो 3 बेसिक टेस्ट हैं, सीरम फेरेटिन खुद चेक कर लें आप, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सीरम फेरेटिन सबसे बेसिक टेस्ट है फीमेल्स में कि, और उसकी वैल्यू एक हमारे मिसकंसेप्शन है, लोग टेस्ट करा के ना तो लैब के आगे रेफरेंस रेंज लिखी होती है, तो रेफरेंस रेंज इज नॉट नॉर्मल रेंज। तो लोग समझते हैं हमारे इसके बीच में आ गया तो हम नॉर्मल है, डॉक्टर को बताते भी नहीं कई दफा। तो रेफरेंस रेंज एक अलग चीज है, वो लैब के पास जो जितने टेस्ट होते हैं पूरे साल में, वो उसके अंदर वो सबसे लोएस्ट वैल्यू और सबसे हाईएस्ट वैल्यू को देख के एक रेंज बना देते हैं। बिल्कुल। जो हेल्दी वैल्यू है वो उससे डिफरेंट होती है। अच्छा। वो उस रेफरेंस रेंज के मिडल में होगी, लोअर रेंज और हायर रेंज के मिडल में कहीं जाके एक वैल्यू होगी जो आपकी ऑप्टिमल वैल्यू होगी, जो होनी चाहिए। जिस तरह विटामिन डी है, उसका आप टेस्ट कराएं तो उसमें आएगी, आपकी रेफरेंस रेंज लैब ने दी होगी 15 से 90। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट डजंट मीन कि अगर आपका 15 है या 20 है या 100 है तो वो नॉर्मल है। नॉर्मल रेंज विटामिन डी की है 70 to 90 के बीच में रहनी चाहिए। सही। 70 to 90 आपकी रेंज होनी चाहिए। तो विटामिन डी एक सेकंड टेस्ट है जो जरूर होना चाहिए, और वो भी हमारे बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी के बहुत सीरम फेरेटिन, विटामिन डी, देन विटामिन B12 का एक नया प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, विटामिन B12 बहुत डेफिशिएंट हैं लोग। और इसकी वजह क्या है? विटामिन B12 बेसिकली है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा जो है, इनको कहते हैं स्ट्रेस विटामिन्स। तो कोई भी ऐसा आपके लाइफस्टाइल में या आपकी बॉडी में या आपकी जिंदगी में जिसको भी स्ट्रेस होगा तो विटामिन B12 बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी। अच्छा। और वो आपकी बॉडी में फिर अल्टीमेटली अगर क्रॉनिक स्ट्रेस, हाँ जी, क्रॉनिक स्ट्रेस रहेगा तो वो कंज्यूम हो जाएगी और आप विटामिन B12 डेफिशिएंट हो जाएंगे, और बहुत जल्दी हो जाते हैं डेफिशिएंट। तो विटामिन B12 जरूर करें। और ऐसे लोग जो कि आजकल आप पाकिस्तान में तो हर बंदे को स्ट्रेस है और क्रॉनिक स्ट्रेस है, कोई ना कोई प्रॉब्लम फैमिली की है, जॉब की है, तो अक्सर लोग क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर हैं, तो उनकी विटामिन B12 की डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है हमारी पॉपुलेशन में। अच्छा। तो विटामिन B12 का सप्लीमेंट तो वैसे ही सबको लेना चाहिए। सही है। D3 का सप्लीमेंट भी लेना चाहिए। और फीमेल्स को अपना सीरम फेरेटिन चेक करा के रेगुलर बेसिस पे आयरन मॉनिटर करना चाहिए और आयरन का सप्लीमेंट भी लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस पे फीमेल जो इशू आपने कहा, इस पे एक सवाल मीडिया के हवाले से भी मैं करना चाहूंगी कि हमारे मीडिया में जाहिर डेली बेसिस पे हेयर स्टाइलिंग होती है, बाल बनते हैं, तो एंड पे आते आते हमारे बाल खत्म हो चुके होते हैं, वो वीक भी हो चुके होते हैं, स्प्लिट एंड्स भी हो चुके होते हैं, उनकी रूट्स भी वीक हो चुकी होती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? देखिए, ये जो आपके मीडिया में जिस तरह आपने किया कि आयरनिंग करते हैं, वो स्ट्रेटनर लगाते हैं, हीट लगती है बालों को, रोजाना स्टाइलिंग, तो अगर तो वो स्कैल्प को टच नहीं कर रहा, एक तो इंश्योर करें कि ये सारी चीजें जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, जब आप बहुत फ्रीक्वेंट डेली बेसिस पे मीडिया पर्सनैलिटीज यूज करती हैं तो आपकी स्किन को टच ना करें। आप इंश्योर करें कि जो भी केमिकल्स लगा रहे हैं वो आपके बालों पे तो लगाएं। खुदा ना खास्ता अगर वो मिसयूज होगा या केमिकल के अंदर फॉल्ट होगा या सब स्टैंडर्ड होगा तो हेयर शाफ्ट डैमेज होना उतना सीरियस नहीं है। और फीमेल्स में 50% हेयर लॉस जो होता है बेसिकली हेयर लॉस नहीं होता, वो हेयर ब्रेकेज होती है। तो हेयर ब्रेकेज एक डिफरेंट चीज है कि बाल कहीं से टूट जाए। और नॉर्मली
अगर आपका जिस तरह पर्मिंग है या स्ट्रेटनिंग है, रिबॉन्डिंग है या ब्लीच है, अगर उसके अंदर कोई गलत केमिकल लग गया या उन्होंने केमिकल जड़ के पास लगा दिया और स्किन के पास क्लोज लगा दिया, तो आपकी ब्रेकेज बिल्कुल रूट के पास से होगी। ऐसे ही है। बट अगर आपकी आयरनिंग है जो रूट तक नहीं जाती, तो उसमें मोस्टली ब्रेकेज आपकी मिडल ऑफ द फाइबर की लेंथ से हो जाता है। बिल्कुल लेंथ तो में वो उसमें डेफिनेटली आपको टेम्परेरी सेटबैक तो मिलता है कि जब वो ग्रो करेगा दोबारा तो लंबा होगा, लेकिन वो उतना सीरियस नहीं है कि आपकी रूट को डैमेज करेगा। बट अगर ये चीजें जो आपकी इंटरनल डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन डी अगर बहुत अरसा कम रहे, फेरेटिन बहुत अरसा कम रहे, विटामिन B12 बहुत अरसा कम रहे, तो आपकी रूट डाई आउट हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रही, उसको अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसके ऊपर नया बाल बनना है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो वो फिर परमानेंट आपकी रूट डैमेज होना शुरू हो जाती है और वो परमानेंट हेयर लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हेयर ब्रेकेज अगर होगी तो वो आपके बाल निकल आएंगे, कहीं ना कहीं रिकवर कर जाएगा। क्या ये अब टॉपिक ऐसा था कि इस पे जितनी भी बात की जाए वो कम है, और इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि अभी भी रह गए हैं, लेकिन बहरहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त भी कम है और हमने ब्रेक पे भी जाना है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। एक छोटी सी ब्रेक पे अभी हम जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि हम ये बात करेंगे कि जनाब सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, मर्द हजरात भी गॉसिप करते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि मर्द बस भाई भाई दोस्त दोस्त के तौर पे अपनी आपस की बातें कोई करते हैं, तो वो आपस की बातें क्या होती हैं जनाब, उसमें कहीं ना कहीं गॉसिप भी होती हैं। जिस तरह ख़वातीन किसी दूसरी ख़वातीन की बातें करती हैं कि उसने ये किया, उसने वो किया, उसमें ये कमी है, वो खामी है, ये बुराई है, उस तरह मर्द भी ऐसी बातें करते हैं। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। इम्तिनान अहमद ट्रेनर हैं और काउंसलर भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आज के शो में। अस्सलाम वालेकुम इम्तिनान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आयशा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। कैसे हैं आप इम्तिनान? अल्हम्दुलिल्लाह सुपर्ब, अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा इम्तिनान, मैं जो बात कह रही थी कि सिर्फ ख़वातीन ही नहीं मर्द हजरात भी गॉसिपिंग करते हैं और ये सिर्फ ख़वातीन पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि भाई जनाब ये तो ख़वातीन की फितरी आदत है, पैदाइशी आदत है कि किसी के बारे में कोई बुराई करना, लेकिन क्या मर्द किसी की बुराई नहीं करते, कोई गॉसिप नहीं करते? अच्छा, ये जो गॉसिप है ना, ये जो बैक बाइटिंग कह लीजिए या इवन गीबत कह लीजिए, मर्दों में भी पाई जाती है या ख़वातीन में भी पाई जाती है। शायद हमने अपने माशरे में ना ख़वातीन को बड़ी हद तक एग्जाम्पलीफाई कर दिया है, सिग्निफाई कर दिया है कि ये ज्यादा करती हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह के जोक्स आप देखती हैं तो वो बेगमात पे ज्यादा बनते हैं, जो शौहर हजरात हैं उन पे कम बनते हैं। तो हमने इसको एग्जाम्पलीफाई तो बहुत ज्यादा कर दिया है, लेकिन आजकल के दौर में मर्द हो कि ख़वातीन हो, इस बुराई का हिस्सा सब के सब हैं और शायद सोशल मीडिया ने इसको और ज्यादा एम्पलीफाई करने का काम किया। लेकिन किसी हद तक कह लीजिए कि ख़वातीन के ऊपर रिसर्च भी ज्यादा हुई है। मर्दों के ऊपर अभी आप देखेंगे तो रिसेंटली ये बातें आती हैं सामने कि मर्द जो गीबत करते हैं उसमें ज्यादातर ऑफिस की पॉलिटिक्स शामिल है, उसमें कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स शामिल है, उसमें पेप टॉक शामिल है और दोस्तों के साथ बहुत सारी होने वाली गीबतें भी शामिल हैं। तो गॉसिप में तो मर्द भी इन्वॉल्व है। शायद हमें आज ये सोचने की जरूरत है कि ये होता क्यों है और इसका हल क्या। अच्छा, वैसे आपने जैसे कहा कि ख़वातीन पे रिसर्च इस पे ज़्यादा हुई है, मर्दों पे कम हुई है, तो शायद जो रिसर्च करने वाले थे वो भी मर्द हजरात ही थे, उन्होंने इसलिए ख़वातीन पे ज़्यादा कर ली, मर्दों पे कम कर ली। एक ऐसा बड़ी प्यारी किताब है और ये खातून ने लिखी है, ये किसी हजरत ने नहीं लिखी। डेबोरा टैनन की किताब है और ये किताब बिल्कुल वही है जो जुमला आज आपको माशरे में ना ख़वातीन के ग्रुप्स के दौरान और उनके दरमियान सुनने को ज्यादा मिलता है। एक खातून जब किसी और खातून से बात करेंगी तो अक्सर वो फोन पे हो या फेस टू फेस हो तो अक्सर वही कहेंगी कि ये बात ना मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा ये बातें किसको बताऊं, मेरी जिंदगी में और ऐसा है ही कौन। तो उनकी किताब का टाइटल भी ये है कि ओनली आई कैन टेल यू, मैं तुम्हारे अलावा ये बातें किसी और को बता नहीं सकती, किसी और को ना बताना। किताब के अंदर हाँ, किसी और को मत बताना। अच्छा, ये जो गीबत है, ये जो गॉसिप है ना, अगर इसका एनालिसिस करें खास तौर पे ख़वातीन की, जो रिसर्चर्स कहते हैं, अगेन ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्चर्स कहते हैं और रिसर्चर्स ने 3 चीजें साबित की हैं जो ख़वातीन में पाई जाती हैं और चौथी चीज हमें दीन की वजह से समझने को मिलती है। 4 प्राइमरी रीजंस हैं गॉसिप के भी और बैक बाइटिंग के भी। रीजन नंबर 1 ये है जो कि बड़ा मजेदार रीजन है और उसको कहते हैं फिट इन। किसी भी माशरे में आप ये देखेंगे कि ख़वातीन अगर कॉलेज में हैं, लड़कियां कॉलेज में हैं, कोई पॉपुलर लड़की आ जाती है तो बाकी तमाम ख़वातीन की और लड़कियों की कोशिश ये होगी कि हम इसके साथ दोस्ती करें, हम इसके ग्रुप में शामिल हो जाए। जो फिट इन होने का कल्चर है ना हमारे माशरे में भी और बाहर भी,
बाहर शायद इससे ज्यादा है। बाहर आयशा आप हैरान होंगी कि हम बेचारे अपनी कौम को कोसते रहते हैं, हमारा तो शुमार ही कहीं नहीं होता। अच्छा। आज आप गॉसिप करने वाले ममालिक की लिस्ट उठाकर देखें, स्पेन नंबर 1 पे मिलेगा आपको, ग्रीस मिलेगा, इंग्लैंड मिलेगा, अमेरिका मिलेगा, और दुनिया की अमन पसंद तरीन कौम जापानीज मिलेंगे आपको जो बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं। हमारा तो विचारों का शुमार ही कहीं नहीं होता। अच्छा, मतलब हम समझते हैं कि शायद हम ही सबसे बुरे हैं, हम ही सबसे गरीब हैं, हम ही सबसे बुराइयों में आगे हैं। भी बहुत बड़े पड़े हैं अभी कौम में। हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। सो फिट इन होने का एक कल्चर है। दूसरा जो एक और रीजन था, जो रीजन है, एक बड़ा मजेदार रीजन, और इसको कहते हैं गर्ल कोड। खवातीन का ना आपस में एक गर्ल कोड होता है। आप अक्सर ये देखेंगे, अपने माशरे में भी हम ये देखते हैं कि खातून अपने शौहर से, अपने हस्बैंड से बहुत सी चीजें ऐसी शेयर नहीं करेंगी जो अपनी एक खास पर्टिकुलर दोस्त के साथ शेयर करेंगी। बिल्कुल, उसके साथ वो मैके की बातें भी बताएंगी, ससुराल की बातें भी बताएंगी, शौहर ने क्या किया क्या नहीं किया वो भी बताएंगी। तो एक गर्ल कोड पाया जाता है जिसका ताल्लुक होता ही शुरू यहाँ से है कि आप अपने सीक्रेट्स शेयर करें। तो खातून के साथ दोस्ती करने का एक और खातून के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है ना, वो ये कि एक दूसरे के साथ अपने सीक्रेट शेयर करें। अच्छा, तीसरा रीजन बड़ा मजेदार है। तीसरा रीजन है जिसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक रोमांटिक थ्रेड है। अगर एक बड़ी प्यारी सी खातून आ जाए आपके ग्रुप के अंदर और उनकी बहुत सी अच्छी आदत भी हो, बहुत अच्छी भी हो, बहुत खूबसूरत भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, लेकिन कुछ बुराइयां भी हो, तो आप ये देखेंगे कि माशरे में जितनी बाकी खवातीन है वो उसकी बुराइयों को ज्यादा एग्जाम्पलीफाई करेंगी ताकि कोई उनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो पाए। बिल्कुल ऐसे। तो ये एक रोमांटिक थ्रेड जो होता है ना, ये भी एक बड़ा मजेदार फैक्टर है। और चौथा फैक्टर जो दीन ने हमें सिखाया वो ये नाशुक्री का एलिमेंट है। अच्छा, ये नाशुक्री का एलिमेंट खवातीन में तो पाया जाता है, ये मर्दों में भी पाया जाता है। ऐसे ही है। चारों फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो सिर्फ खवातीन में नहीं पाए जाते, मर्द भी उतने ही इस गुनाह में शामिल हैं, एंड वी नीड टू करेक्ट आवरसेल्व्स। अच्छा इम्तिनान, आपके ख्याल में, आप सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सवाल मेरे जहन में बहुत इंटरेस्टिंग आया था, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही थी। आप भी मर्द हैं, आपके ख्याल में मर्दों में सबसे ज्यादा गॉसिपिंग जो होती है उसका ज्यादा फैक्टर क्या होता है, ज्यादा वजूहात गॉसिपिंग की क्या होती हैं? देखिए, दो जो बड़ी वजूहात है जो मेरे ख्याल में रिसर्चर्स जो बताते हैं ठीक बताते हैं। पहली वजह होती है वो है सेलिब्रिटी गॉसिप। अच्छा। मर्द शायद जो बात करेंगे, गॉसिप करेंगे, वो सेलिब्रिटीज के हवाले से ज्यादा करेंगे। अब चाहे वो फिल्म स्टार हो, कि चाहे वो कोई क्रिकेटर हो या कोई फुटबॉलर हो, तो उसके बारे में बातें बहुत होंगी। और दूसरी जो बात है वो ऑफिस पॉलिटिक्स को लेकर, कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, पेप टॉक के अंदर, जहां कोई चार मर्द इकट्ठे हो गए तो वो ये बातें जरूर करेंगे कि कौन तरक्की कर रहा है, कौन तरक्की नहीं कर रहा, किसके तरक्की ना करने की वजह क्या है। ये बातें बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन शायद मर्द के अंदर ये एलिमेंट पाया जाता है कि वो मूव ऑन जल्दी कर जाता है। आज जो प्रॉब्लम है, और अगेन साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जितनी गीबत है या ये जितनी बैकबाइटिंग है या ये जितनी गॉसिप है ना, अगर इसको आप मेडिकली देखें तो इसका ताल्लुक होता है प्रीफ्रंटल, ये जो आपका कोर्टेक्स है ना, जो दिमाग का आगे का हिस्सा है, इसके साथ है। अच्छा, जब कहीं पर गीबत होगी तो ये हिस्सा ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। अच्छा। इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए, आप यूं समझ लीजिए कि यहाँ पर जब ज्यादा एक्टिविटी होती है ना, तो ये जो पर्टिकुलर हिस्सा है दिमाग का, इसका काम क्या है? इसका काम था क्रिएटिविटी पैदा करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग पैदा करना। जब हम गीबत में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बुराइयों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, गॉसिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल खत्म हो जाती है। अब इसी की मिसाल आप इस माशरे में देख लीजिए। अक्सर खवातीन जो गीबत में ज्यादा इन्वॉल्व होंगी, या इवन मर्द हजरात, वो शायद ट्रिपिंग बहुत करेंगे, शिकायत बहुत करेंगे, मसले को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, तो उस मसले को हल करो। हल नहीं करना, सिर्फ शिकायत करनी। तो गीबत सबसे पहली जो बुराई पैदा करती है वो इंसान की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को खत्म कर देती है। अच्छा, और इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि हम जब किसी में कोई अच्छाई देखते हैं और हम खुद उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते, या वो अच्छाई हमारे में नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं हम उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। जब हासिल नहीं होता तो वो एक जेलसी जब हमारे अंदर आ जाती है कि ये चीज़ या ये आदत या ये नेमत कहना चाहिए हमारे पास क्यों नहीं है, तो वो जो हसद हमारे अंदर होता है वो कहीं ना कहीं हमें गीबत और बुराई की तरफ ले जाता है। बिल्कुल, और यही नाशुक्री है कि आपको रब ने सब कुछ दिया और आप उस पर कंटेंटमेंट नहीं साबित करते, नहीं शो करते, और ज्यादा आपके अंदर जेलसी का एलिमेंट पैदा हो जाए। इसलिए कहते हैं कि रब ने जिस हाल में रखा है, रब का शुक्र अदा करना चाहिए, सुबह उठकर अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। आप भी देखेंगे पाकिस्तान के शायद बड़े शहरों में ये कल्चर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के तमाम देहात में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये कल्चर है
कि आप किसी की फौतीदगी पे चले जाएं तो वो कहते हैं हाँ जी रब का माल था, रब का दिया हुआ इंसान था, वो वापस चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक के पास चला गया, मालिक से जाके मिल गया। जबकि शहरों में हमारे यहाँ वो रोने पीटने का एलिमेंट अभी भी मौजूद है, तो हम शोक को बहुत लंबा कर देते हैं कि नाशुक्री। रब की दी हुई नेमतों पे शुक्र अदा करना बहुत जरूरी है। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए ये सिखाती है कि अच्छा इंसान वो है जिस पे रब का एहसान होता है, रब की मेहरबानी होती है, कि जिसके अखलाक अच्छे हैं और जिसकी खामोशी लंबी है। हमारे यहाँ लंबी खामोशी नहीं, हम लंबा खामोश नहीं होते, हम शोर ज्यादा करते हैं। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, सुनो ये बातें मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुमने आगे किसी को नहीं बता रही हो, तुम्हें भी लेकिन हमारा टॉपिक इम्तिहान ये था कि मर्द भी गॉसिप करते हैं, आप बार बार घूम फिर के खवातीन की गॉसिपिंग पे आ रहे हैं। नहीं, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि मर्द और खवातीन दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। हम शायद किसी हद तक खवातीन ज्यादा इन्वॉल्व हैं। अच्छा, मजे की बात यह है आयशा कि आजकल रिसर्चेस हुई हैं, रिसर्चेस ये हुई हैं कि क्या मर्द भी ज्यादा गॉसिप करते हैं, और बहुत से रिसर्चेस ने साबित किया है कि मर्द ज्यादा गॉसिप करते हैं। लेकिन वहां पर जब आप उन रिसर्चेस को उठाकर पढ़ते हैं ना, हैरानगी ये होती है कि वहां पर गॉसिप की डेफिनेशन चेंज हो गई। गॉसिप ये थी, या कह लीजिए कि बैक बाइटिंग ये थी जो दीन ने हमें सिखाई थी। तो बैक बाइटिंग ये थी कि मैं किसी के बारे में ऐसी बात करूं जो मैं उसके चेहरे पर, उसके सामने, उसकी मौजूदगी में नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जो नई डेफिनेशन साइंटिस्ट लेकर आए वो कहते हैं पॉजिटिव गॉसिप, न्यूट्रल गॉसिप और नेगेटिव गॉसिप। भाई गॉसिप किसी भी तरीके से गॉसिप ही है। मतलब उसकी डेफिनेशन अब 3 कर दी है कि इसमें न्यूट्रल भी है, नेगेटिव और पॉजिटिव भी है। नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। तो ये गॉसिप को शायद मेरे ख्याल में डेफिनेशन छेड़नी नहीं चाहिए। मर्द भी इन्वॉल्व है, औरतें भी इन्वॉल्व है। हाँ, हमने बेचारी खवातीन को एग्जाम्पलीफाई ज्यादा कर दिया है, ज्यादा कम करने की जरूरत है। और आप ये देखिए मजे की बात कि पाकिस्तान से बाहर जितने कॉन्सेप्ट थे ना गॉसिप के, गॉसिप गर्ल हो गया, पापाराजी हो गया, किस सेलिब्रिटी ने कौन से कपड़े पहने, कौन अच्छा लग रहा था, कौन बुरा लग रहा था, ये हमारे माशरे की क्रिएशन नहीं है, वेस्ट में भी है। तो शायद वेस्ट को ज्यादा ब्लेम करना चाहिए बैक बाइटिंग के बारे में और गॉसिप के बारे में। हम बहुत अच्छे लोग हैं इस मामले में, हम इतने बुरे नहीं हैं जितना हमें बताया जाए। चलें, आपकी बात मान लेते हैं, हम अच्छे हैं, लेकिन हम इतने भी अच्छे नहीं हैं कि हम इस बात पे तसल्ली करके बैठ जाएं कि हम बिल्कुल भी किसी की बुराई नहीं करते। हम लोगों को अपने उन पॉइंट्स को देखना है, उन खामियों को देखना है कि जहाँ पे हम गॉसिपिंग करते हैं, और उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी करनी है। इम्तिहान, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी ज़बरदस्त बातें की हैं और फिर आप घूम फिर के खवातीन की गॉसिपिंग पे ही आ जाते थे। लेकिन बहरहाल हमारा दीन भी हमें कहता है कि अपने बहन भाई के पीछे बात ना करो, क्योंकि जिसने अपने बहन भाई की ग़ीबत की उसने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। किसी की भी आप बुराई करते हैं तो ये अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, इसलिए हमें हतल इम्कान इस चीज़ से बचने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो खवातीन हैं चाहे मर्द हजरात हैं। एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। एनी जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। इतना प्यारा सूफियाना कलाम एनी आपने गाया, मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ। मेरी एनी से पहली मुलाकात है और एनी का ये सॉन्ग सुन के, ये सूफियाना कलाम सुन के मैं सच में उनकी फ़ैन हो गई। क्योंकि असल बात होती है एनी कि आप सूफियाना कलाम भी गा रहे हैं, साथ में उसको मौजूदा दौर के मुताबिक म्यूज़िक से उसको आप मैच भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त होती है, कॉम्बिनेशन। तो आपका ये कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत था। तो एनी, कैसी हैं आप? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और सारे देखने वालों को भी और सुनने वालों को भी एनी जैदी का सलाम। और दूसरी बात ये कि बहुत अच्छा लगा आपके साथ भी, पहले नबिया के साथ करते थे, आज आपके साथ है। और जैसे आपने भी एक बात की, आपका नाम आयशा, सॉरी आयशा, जैसे आपने अभी एक बहुत अच्छी बात की कि एक फ्यूजन होना, मतलब हर दौर के हर लोगों के साथ चलना, आप कंपीट करना है, आपको दौर बहुत सख्त है, मुकाबला भी बड़ा मुश्किल है, तो आपको ये सारी चीज़ें देख के अपने चीज़ों को आगे लेके चलना पड़ता है। तो मैंने भी यही कोशिश की थी, क्योंकि मेरा एक थोड़ा डार्क और हस्की टोन था, और सूफीज़्म की ये तो एक अंदर होता है, एक रूहदारी है, ये एक रूहदारी है, और उसके साथ हम मॉडर्न टच भी देना है, क्योंकि यंग यूथ लोगों की सोच बदल गई है, लोगों का टेस्ट बदल गया हुआ है। हाँ, तो यंग यूथ को भी सुनवाना है, और हमारे जितने पुराने लोग हैं सुनकार, उनको भी सुनवाना है, तो सबके साथ चीजें लेके चलनी पड़ती है। बिल्कुल, सबके साथ चीजें लेके चलनी पड़ती हैं, क्योंकि आपने पुराने लोगों को भी साथ रखना है, आपने नए लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना है, तो इस सफर में आपको अपना टेस्ट, अपना मिजाज, अपनी चीजें बदलनी पड़ती हैं। अच्छा एनी, म्यूजिक तो आपका जबरदस्त है, मैंने आपका गाना सुना, मैं आपकी फैन हो गई हूँ, इसके अलावा क्या कर रही हैं?
रिसेंटली अभी कोई 8-9 मंथ्स हुए हैं, मैंने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी अपनी स्टार्ट की है, वर्टेक्स के नाम से, एंड डेकोर बाय एनी ज़ैदी, क्योंकि हमेशा से क्रिएटिव थी, अपना मास्टर्स कंप्लीट किया मार्केटिंग में, और बस कोशिश ये थी, शौक था ना, जैसे पहले इवेंट्स किस तरह करते हैं, रिश्तेदारों के कर लिए, किसी आंटी किसी अंकल के, अंकल आंटी प्लीज़ गिव मी अ चांस, उसमें ये हो गया। अब प्रोफेशनलिज्म में कदम रखा है और माशाल्लाह मैंने अभी काफ़ी सारे इवेंट्स किए हैं, और इंशाल्लाह अनकरीब आप लोगों का सेट भी मैं डिज़ाइन करने वाली हूँ। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह हमारा नया सेट होगा तो उम्मीद करते हैं एनी उसमें कुछ ज़बरदस्त कुछ चीज़ें ऐड करेंगी। अच्छा एनी, अभी आपने कहा कि पहले होता है कि आंटी अंकल से कहते हैं अच्छा प्लीज़ हमें चांस दें, ऐसा होता है कि जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपके रिश्तेदार कहते हैं अच्छा हमें मुफ्त में कर दो, हमें मुफ्त में ऐसा कितने चांसेस हुए? बिल्कुल कहते हैं। तो मैं सच बताती हूँ कि मुझे लगता है कि अगर आपके अपने, आप उनको कुछ ना कुछ आप इंसेंटिव दे सकते हैं, आपके, हाँ, वो आपकी लेबर होती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो, अब जैसे हमारा ये काम चल रहा है, आप और मैं लोगों को नजर आ रहे हैं, बट उसके पीछे पूरा टीम वर्क है, ऑडियो इंजीनियर्स हैं, कैमरामैन हैं जो हमारे सामने है, अभी लोगों को नजर नहीं आ रहे, उन सबको मैं हैट्स ऑफ करती हूँ, क्योंकि उनके बगैर हमारी टीम कंप्लीट नहीं है। बिल्कुल, उनके बगैर चल ही नहीं सकते हम। हम सिर्फ सामने बैठ के बात कर रहे हैं, हमारे पीछे सारा सेटअप उन्होंने लगाया हुआ है। इसी तरह मुझे लगता है कि आपको भी रन करने के लिए और आपको चलाने के लिए आपके अपने रिलेटिव्स का, आपके दोस्तों का बहुत बड़ा आपको बकअप करने वाले होते हैं कि यार आप में ये टैलेंट है, कभी आपको फील हो रहा होता है, बट कुछ आपके ऐसे लोग होते हैं जो आप को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल, जैसे अभी मोटिवेशनल स्पीकर की लोग आजकल बातें कर रहे होते हैं, तो मोटिवेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोटिवेट करते हैं जो आपके रिश्तेदार, आपके कजन्स, आपके घर वाले, उनका मुझे लगता है हक बनता है, साडा हक तो वो फिर हक बनता है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशी के साथ उनका काम करती हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत हो रहा होता है, मतलब एक्सपेंस, तो वो बेयर कर लेते हैं। अच्छा एनीवे से अब क्योंकि हमने कुछ अरसे से देखा है कि इवेंट मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है इंडस्ट्री, तो इसमें कितना फ़ायदा है लोगों को, मतलब जो लोग इसमें अब आ रहे हैं उसके लिए अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ कि आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो इवेंट मैनेजमेंट में कितना लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और लोग कितना इस तरफ रुझान है लोगों का इवेंट मैनेजमेंट करवाने का? अच्छा देखिए, अब एक सिंपल सी खातून है, ठीक है, उनकी जो बेटी है उनकी शादी है, सही, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्रिएटिविटी बहुत है, क्योंकि हमारा जो मीडिया है वो इतना ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है कि हर बच्ची, हर बच्चा, हमारे पास इवन ब्राइड्स आती हैं, वो उनको पहले से ही सारी नॉलेज होती है कि मैंने पहले ये थीम रखनी है, अकॉर्डिंग टू थीम सारा चीज़ें लेके चलने। मदर के पास जाएंगे तो वो किस तरह से, मतलब अगर चीज़ें मेच्योर करने के लिए आना है, आई एम एन आर्टिस्ट, ठीक है, मैंने गाना गाना है, मेरे पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है, मैं लोगों को कैसे सुनाऊंगी? न्यू इज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहाँ मैं अपनी चीज़ें सुना भी सकती हूँ, तो वो हम प्लेटफॉर्म है उनके लिए, ऐसा ही है। तो वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ठीक है, पैसे वो तो एक समथिंग एल्स, वो ऑब्वियसली है, लेकिन उनको उनके मिजाज के मुताबिक उनको समझना, उनके काम को अपने अंदर उतारना और फिर उनको आउटपुट देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अच्छा मेरा ख्याल है अब लोग कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते हैं अपने इवेंट को अच्छा सा बनाने के लिए, थोड़ा सा इवेंट मैनेजर को बुला लेते हैं कि अच्छा चलें, अगर आप 20,000 की चीज़ कह रहे हैं, चलें आप हमें 10,000 में हमारी रेंज के मुताबिक कम चीज़ें बना के लगा दें, तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है अब मिक्स एंड मैच करके यहाँ आपस की अंडरस्टैंडिंग से हो जाती है। अच्छा मैं ये मोटिव लेके चली हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक मिडिल क्लास बच्ची भी जो अपना इवेंट, क्योंकि उसका भी पूरा हक है, ऐसे ही है, तो अगर ऐसी बच्चियां हैं जो मुस्तहिक हैं और चाहती हैं, तो डेफिनेटली हम प्रोवाइड करेंगे वो चीज़ें जो एक्सपेंस वो बेयर करनी पड़ेंगे, सिर्फ एक्सपेंस जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के या टीम वर्क जो काम कर रही है, लेबर काम कर रही है, लेकिन डेफिनेटली मेरा ये मोटिव है कि मैं उन बच्चियों का भी सारा ख्याल रखना पड़ता है, बिल्कुल, क्योंकि वो बच्चियां जो अफोर्ड कर सकती हैं और जो वो बच्चियां और बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनके जज्बात भी हैं, उनके ऑब्वियसली, तो मैं शौक भी है कि हमारा भी कोशिश कर रही हूँ कि ये इस पे भी काम करें। चलें जबरदस्त, यानी फिर एक अच्छा सा हमें कुछ और भी कलाम, कोई सॉन्ग सुना दें, आपका इतना प्यारा सूफियाना कलाम से तो मेरे ड्रामे की ओएसटी है, और जी हाँ वो मैं जरूर जरूर सुनाती हूँ। खूबसूरत है, नहीं वाकई पक्की फ़ैन हो गई हूँ मैं। आपने 2 गाने सुनाए हैं, एक सूफियाना कलाम और अपना एक ओएसटी, और उसके बाद मैं आपकी पक्की फ़ैन हो गई हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपसे आइंदा भी मिलूंगी, और बहुत शुक्रिया यानी आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई और इतना म्यूजिकल सा 4 चांद लगाया हमारे प्रोग्राम में। मुझे बड़ा मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे मिलके। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद रूह अफ़ज़ा के किचन से आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज ग्लासेस देख के मुझे अंदाज़ा हो गया है कि फिर ड्रिंक बनने जा रहा है। आयशा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप? अच्छा आयशा, वो कि पता है क्या, मुझे आपसे बड़ी एफिलिएशन है। जब भी आप मेरे इर्द गिर्द होती हैं तो मेरे जहन में सबसे पहले आता है कि मैं क्यों ना कोई रूह अफ़ज़ा से, हमदर्द के रूह अफ़ज़ा के साथ कोई अच्छी सी ड्रिंक बनाऊं। देखिए अब तो हमारे पास हमदर्द वालों की इतनी खूबसूरत देखिए चीजें पड़ी आपके सामने, इतनी ज्यादा। जब मैं इनिशियली जब आई थी तब सिर्फ हमारे पास रूह अफ़ज़ा का, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता देखिए दूध रूह अफ़ज़ा हो गया, फिर हमदर्द की हनी ऐड हो गई, और जो हाल में उन्होंने लॉन्च किया है अभी एप्पल साइडर विनेगर, जो कि हमदर्द का है, बहुत ही ज़बरदस्त है। जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं वो लोग जो है सुबह एक लूक वार्म वाटर जो कि है नीम गर्म पानी के अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून हमदर्द का एप्पल साइडर विनेगर डालें और उसको पिएं, अच्छा असर। अगर आपको ज़्यादा इफेक्ट और जल्दी चाहिए तो आप यही प्रोसीजर जो है वो 2 टाइम भी कर सकते हैं, सुबह और रात में भी कर खाली सकते हैं। पेट दोनों टाइम खाली पेट? हाँ, सुबह में खाली पेट कर लें। अब देखिए सारा दिन तो खाली पेट रहता है। आप बेशक रात को सोने से पहले भी पी सकते हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त। और आपको पता है कि सर्दियाँ हैं तो हमदर्द का जो एप्पल साइडर विनेगर है वो आप सूप्स में भी ऐड कर सकते हैं, प्लस जो आप सैलड्स बनाते हैं उसकी ड्रेसिंग में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप आम भी कोई सैलड बना रहे हैं, अगर आप डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी बना रहे, अगर घर में कोई दावत है तो उसमें भी ये जो हमदर्द का एप्पल साइडर विनेगर है वो यूज़ कर सकते हैं। और जैसे अभी हम सफ़र की बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, तो उस सफ़र के अंदर अगर आप जाएं तो आपको कोई एनर्जी ड्रिंक या कुछ आपका दिल करे कुछ मज़ेदार सा ड्रिंक पीने को, तो हमारे पास हमदर्द का जो दूध रूह अफ़ज़ा है वो भी अवेलेबल है, आप वो भी पी सकते हैं। और बड़ा ही आप देख रहे होंगे बड़ा ही हैंडी किस्म का है, इजीली आपने खोला और आपने एंजॉय कर लिया। और वैसे भी सर्दियां हैं तो कोई ठंडा गर्म वाला मसला भी नहीं है। भी ऐसी हैं कि आई ना आई एक बराबर है। वैसे वाकई सर्दी भी ऐसी ही आ रही है। अभी तक देखें मतलब ये वेदर अभी तक सही बिल्कुल इस तरह सर्दी नहीं आई, वरना दिसंबर के स्टार्ट में तो एटलीस्ट नहीं, अगर हम कह सकते तो 10 तारीख के बाद तो मौसम ऐसा हो जाता था कि आपको ठंड फील होती थी दिन में भी और क्लाउडी सा वेदर होता था। लेकिन मुझे बस थोड़े दिन पहले, कल परसों की बात है, मुझे मेरी एक ऐप पे मुझे एक मेमोरी शो हो रही थी और उस मेमोरी में इन दिनों में अच्छी खासी ठंड थी। अब आप यहाँ से देख लेंगे ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज्यादा, बस हम अपनी मेमोरीज में ही अब देख सकते हैं वो सर्दियाँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रूह अफ़ज़ा के साथ चॉकलेट शेक बनाएंगे रूह अफ़ज़ा के ट्विस्ट के साथ। बड़ा ही इजी है, कोई भी इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स है उसके। हमने मिल्क लिया है, बेसिकली ये हम स्मूदी फॉर्म में जाएंगे, शेक फॉर्म में नहीं जाएंगे। तो क्योंकि जिस भी ड्रिंक के अंदर दही डल जाती है वो फिर स्मूदी फॉर्म में चली जाती है। उसके बाद हम इसके अंदर चॉकलेट्स ऐड करेंगे, कोई भी चॉकलेट जो आप बच्चों को पसंद है अपने मतलब पसंद की कोई भी चॉकलेट आप ऐड कर सकते हैं। चॉकलेट आइसक्रीम जाएगी इसके अंदर। हमदर्द का जो है रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। बस स्टार्ट करें फिर ज़बरदस्त। इसमें पहले मिल्क ऐड करेंगे, मुझे अच्छा सा ड्रिंक लग रहा है। और उसके बाद तकरीबन 1 कप के करीब जो है इसके अंदर जाएगी योगर्ट। अच्छा, मेरा ख्याल है स्मूदीज का भी ट्रेंड पाकिस्तान में बस कुछ साल पहले ही आया है, हाँ, लेकिन फिर भी हमारे लोगों में ना इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि आप स्मूदी ज़्यादातर जो है फ्रूट्स के साथ, जो बच्चे खासतौर पे जो फ्रूट की इंटेक इतनी ज़्यादा नहीं करते तो आप उनको स्मूदी की फॉर्म में जो है। मैं वही बात कहने लगी थी, पहले हम लोग दही से सिर्फ लस्सी बनाते थे। बिल्कुल, सिर्फ लस्सी बनती थी। लेकिन अब दही से बहुत कुछ बनता है भाई, आप दही से स्मूदी बना सकते हैं, दही से, बल्कि वो हर अपना फेवरेट फ्रूट के साथ बना सकते हैं, फेवरेट फ्रूट के साथ, सिर्फ ऑरेंज के साथ नहीं आप उसको बना सकते, क्योंकि सिट्रिक है वो, उसकी वजह से दही का होता है चांसेस के कहीं दही खराब ना हो जाए। हाँ, चेंज हो जाता है फ्लेवर, टेस्ट फ्लेवर भी। और अब तो दही से आइसक्रीम्स भी बनती हैं। बिल्कुल, और वो बहुत मजेदार होती है। बल्कि काफी ट्रेंड भी चलता रहा है। मैं वही बात कह रही हूँ, अब तो दही से बहुत कुछ बना लेते हैं, वरना वो हम पहले दही से सिर्फ लस्सी बना देते हैं, या दही खा लो या रायता खा लो, या वो एक मीठी लस्सी बनती थी और एक नमकीन लस्सी बनती थी। अच्छा, अब मैं इसमें एंड में जो है हमदर्द का
रूह अफ़ज़ा ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून। सब कुछ मैंने डाल दिया है। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर जो हमारा फेवरेट है वनीला एसेंस वो भी ऐड कर सकते हैं स्मूदी में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्मूदी के अंदर अगर आप वनीला एसेंस ऐड कर देते हैं तो वो थोड़ा ओवर पावर इसको कर देता है। अगर आप डालना चाहें तो वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, वैसे स्मूदी में वनीला एसेंस अगर हम 1-2 ड्रॉप डालें तो उसकी एक खुशबू सी बस आ सकती है। हाँ, बस खुशबू सी आ सकती है। ठीक है। तो इधर ग्लास में भी है ना, हमने आइसक्रीम्स डाली हुई हैं, तो ये हमारी स्मूदी है तो जो बस ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अच्छा अनम, इसमें चॉकलेट के अलावा चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं? जी, आप चॉकलेट चिप, जो भी चॉकलेट आपको अच्छी लगती है, जैसे कि पीनट बटर वाली चॉकलेट जो है आजकल बड़ी इन है, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मतलब अच्छा, ये ग्लास के अंदर मैंने चॉकलेट आइसक्रीम ऑलरेडी ऐड की हुई है। हाँ, फिर ऐसी ड्रिंक को हम शेक तो नहीं कहेंगे, ये स्मूदी में उसमें आ जाता है। बिल्कुल। या फिर अब तो ड्रिंक्स के भी इतने नाम आ गए हैं, तो बहुत नाम आ गए। आप कोई भी अच्छा सा नाम इंटरनेट से देखिए और नाम रख लें, कोई भी नाम रख लें। अच्छा जी, ये देखिए ऊपर चॉकलेट कितनी प्यारी सी ऊपर आ गई है, अच्छी लग रही है। और अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे रूह अफ़ज़ा के साथ, ताकि जो है हमदर्द का रूह अफ़ज़ा इसका हमारे ग्लास को 4 चांद मिलेगा। अच्छा, अब एक चीज़ देख रही होंगी कि आइसक्रीम पहले डालने से हमारे ग्लास में एक बड़ा अच्छा सा मार्बल सा एक इफेक्ट आ गया है, जो कि बड़ा जबरदस्त सा लग रहा है। तो अगर आप चाहें तो इस टाइम में अब चॉकलेट सिरप बड़े इजीली अवेलेबल है, आप वो भी डालकर अपने ग्लास को गार्निश कर सकते हैं जैसे आपको बाहर मिलता है। ठीक है जी, चॉकलेट सिरप से भी आप कर सकते हैं, बल्कि रूह अफ़ज़ा देखिए उसका कलर ब्रेक हो गया, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये ले जी, ये हमारे हमदर्द की रूह अफ़ज़ा ने इसको 4 चांद क्या 24-25 चांद लगा दिए। अरे मेरे को फिर से इसकी रेसिपी फिर रिपीट कर दें। सिंपल जी, 1 कप के करीब योगर्ट थी, उसमें 2 ग्लास हमने मिल्क ऐड किया है, उसके अंदर चॉकलेट आइसक्रीम ऐड की है। चॉकलेट कोई भी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस की है वो आप उसमें ऐड करें। तकरीबन मैंने 2 से 3 बार्स ऐड की थी चॉकलेट की। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है वो ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर हमदर्द की हनी भी ऐड कर सकते हैं सिर्फ फ्लेवर एनहांस करने के लिए, तो वो आप 1 टेबल स्पून जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है आइसक्रीम डाल के चॉकलेट आइसक्रीम अच्छी तरीके से मैंने उसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद सर्व किया है। ग्लास में ऑलरेडी पहले मैंने चॉकलेट आइसक्रीम डाली हुई थी, अगर आप डालना चाहते हैं डाल लें, नहीं डालना चाहते तो डायरेक्टली आप उसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो हमारा जो रूह अफ़ज़ा चॉकलेट शेक है वो रेडी हो गया। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, हमें इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Pakistan